नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉप प्रैक्टिस सेट की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम हो जिसमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। जैसे अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला पीईटी एग्जाम लगा है, जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है डियर, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होगा डियर। तो बता दें, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद। यानी कि जो धार्मिक आप देख रहे हैं, इसको पूछ रहा है धार्मिक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो व्यक्ति कैसा है डियर, धार्मिक है। यानी कि ये व्यक्ति की क्या बात कर रहा है, विशेषता की बात कर रहा है। तो धार्मिक क्या होगा, धार्मिक एक विशेषण हो जाएगा डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निशा का विशेषण रूप क्या है, निशाचर, निशी, निशांत या नैश। तो जो निशा शब्द का विशेषण रूप बनेगा डियर, वो नैश बनेगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। यहाँ से देखिए, तुम मुझे खून दो किस विराम चिन्ह के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है। क्या ये पूर्ण विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, उदाहरण है या प्रश्नवाचक है। तो आप देख रहे हैं, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, यानी कि ये उदाहरण चिन्ह है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया था, वो भी सिंगापुर में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद क्या है, वह काम नहीं करता। अव्यय उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, परिमाण आदि में क्या हो, हमेशा बराबर हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे वो काम नहीं करता, अगर वह यहाँ से हटा दिया जाए तब भी वही अर्थ आ रहा है कि काम नहीं करता। तो इसलिए जो यहाँ अव्यय है डियर, वो वह है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं डियर, वो दर्शन होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। दर्शन के साथ जैसे प्राण भी हमेशा बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर भी क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है डियर। तो इनको नोट डाउन कर लिया करिए आप, जो इफेक्टिव क्वेश्चन आपको लगे। जैसे दर्शन क्या है, हमेशा बहुवचन, हस्ताक्षर क्या है, हमेशा बहुवचन, प्राण क्या है, हमेशा बहुवचन। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, वचन, हानि, प्यास, बचत। तो बचत क्या है, बचत होती है, प्यास लगती है, हानि होती है, वचन होता है डियर। इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। वचन ही क्या है, पुल्लिंग है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से शब्द में आर व्यंजन नहीं लगा है, मात्र, मूर्धा, काम, क्रम या मातृभूमि। तो आर व्यंजन आप किस में देख रहे हैं, क्रम में लगा है, मूर्धा में लगा है, लेकिन मात्र में क्या है, री लिखा है, री का बोध करा रहा है। इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो आप सीधे देख रहे हैं कि वृष्टि में री की मात्रा दिख रही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो इस सा का जो उच्चारण स्थान है डियर, वो तो तालु है। बी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन अगर आपको ये सा मिल जाए सरौता वाला, तो आप दंत मार दीजिएगा, बिल्कुल दंत। अगर ये सा मिल जाए खटखोण वाला, तो आप मूर्धा मारेंगे डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। तीनों सा में यही फर्क है, तीन सा में से एक सा आपको एग्जाम में मिलता जरूर है डियर। तो अगर सरौता सा मिलता है तो उसका उच्चारण स्थान दंत है, अगर खटखोण सा मिलता है तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा मारेंगे, अगर आपको सा सलजम मिलता है तो उसका उच्चारण स्थान आप तालु मारेंगे डियर। तीनों सा में आप अंतर नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण बताइए। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो भाव जिसमें प्रकट हो,
वो आप देख रहे हैं डी ऑप्शन में, शीला से खाया नहीं जा रहा है, यानी कि उसका भाव प्रकट हो रहा है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तुमसे खेला नहीं जा रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, ये क्या है, ये भाव का प्रदर्शित कर रहा है डियर। तो ये भाववाच्य होते हैं। बात आई है वाच्य की, तो बता दें वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है डियर वो भाववाच्य होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, मतलब कौन सा इसमें एक युग्म गलत है। अनिल अनल, अली अली, आदि आदि, जलज जलद। तो अनिल माने हवा होता है, बिल्कुल सही है। अनल माने आग, ये तो पहला ऑप्शन तो सही है। अली माने भंवरा होता है, अली माने सखी, ये भी सही है। आदि माने आरंभ और आदि माने अभ्यस्त, ये भी सही है। जलज माने कमल तो सही है, लेकिन जलद माने समुद्र नहीं होता डियर, जलद माने बादल होता है। और अगर समुद्र में होता तो जलद ही लिखा होता डियर, तो इसलिए जो इसका गलत ऑप्शन है वो डी एकदम गलत है। और यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का जो सही मुहावरा है डियर वो है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। कोई भी चोर है, कोई भी काम करके अगर वो अपराध करके आया है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, सशंकित रहेगा, शंकाग्रस्त होगा डियर। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो बी एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंडे का शहजादा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा आप देख लीजिए, ये एक अंडा है। अंडे के अंदर जो ये बच्चा का निर्माण हो रहा है डियर, ये क्या बाहर की दुनिया से आया, अभी नहीं आया। तो ये क्या है, ये एक अनुभवहीन व्यक्ति है डियर। जब ये बाहर आएगा तभी तो ये संसार के अनुभव को जान पाएगा। इसलिए अंडे का जो शहजादा का सही अर्थ होगा लोकोक्ति का वो डी ऑप्शन अनुभवहीन व्यक्ति होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र, 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 षड्यंत्र में कौन सा सही षड्यंत्र लिखा है ये आपको बताना है। वर्तनी की अशुद्धि पूछ रहा है, तो वर्तनी की जो शुद्धि है वो आप डी ऑप्शन में देखिए। षड्यंत्र बिल्कुल सही है, ऐसे ही षड्यंत्र लिखा जाता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन माने जाते हैं। भाव अलंकार, मिश्रालंकार तथा उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा रसालंकार, या शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रालंकार, या शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभया अलंकार। तो अलंकार उसे कहते हैं अलंकरोति इति अलंकारः। जैसे किसी स्त्री की शोभा जब वो आभूषण पहन लेती है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है डियर, उसी प्रकार अलंकार होती हैं। जब काव्य में इनका प्रयोग कर दिया जाता है तो उनकी जो रोचकता है, लयता है, गेयता है, प्रधानता है, वो जो माधुर्य गुण है इत्यादि गुणों का जो है वो और बढ़ जाते हैं, तो वो ज़्यादा विशिष्ट अर्थ प्रदान करने लगते हैं डियर। तो अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक। तो आप देख रहे हैं मुदित मनोहर मानस देखा में माँ शब्द की आवृत्ति हो रही है डियर। तो जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार मार दीजिए, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। लेकिन अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति तो 2 बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार मारिएगा डियर, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। रति, शोक, क्रोध, उत्साह। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है डियर वो उत्साह होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जया जथा थिर नाही। उपर्युक्त पद में छंद कौन सा है। सवैया है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। बात आई है छंद की, तो बता दें छंद शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो आचार्य पिंगल को माना जाता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। छंद शास्त्र के जनक आचार्य पिंगल को माना जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा छंद है, तो ये एक चौपाई है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या। तो आप देख रहे हैं कि आत्मजा, नंदनी और कन्या ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं डियर, जबकि ये जो भार्या लिखा है ये पत्नी का पर्यायवाची है, इसलिए यही भिन्न अर्थ दे रहा है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। तो जो अश्व माने घोड़ा ही होता है डियर, ये तो सही है। घोटक भी अश्व का ही पर्यायवाची है भी घोड़े का पर्यायवाची है, लेकिन कटक ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है डियर, बल्कि ये सेना का पर्यायवाची है। नोट डाउन कर लीजिएगा, कटक का अर्थ सेना, आर्मी को कहते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परा उपसर्ग का अर्थ बताना है, भीतर, उल्टा, बाहर या आसपास। तो उपसर्गों की संख्या अगर हिंदी में पूछ ले तो आप 10 बताइएगा, अगर संस्कृत में पूछे तो आप 22 बताइएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में लग जाते हैं डियर वो प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ ही याद कर लीजिए। अब अगर परा उपसर्ग का अर्थ, परा माने क्या होता है? उल्टा होता है डियर, तो बी ऑप्शन मार दीजिए। परा का जो उपसर्ग का अर्थ है वो उल्टा होगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्र माने पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख, यानी कि पत्र का शब्द एक कौन सा नहीं है? तो पत्र माने पंख नहीं होता डियर, तो बी ऑप्शन मार दीजिए। बी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकहरा या दुबला। तो प्रत्यय जो नहीं दिख रहा वो दुबला में नहीं दिख रहा है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि दू और बला, बला कोई वो नहीं होता, दोनों पदों का विशिष्ट अर्थ निकलना चाहिए डियर, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यातुधान का पर्यायवाची आपको बताना है। वसन, आग, अश्व, निश्चर। जो यातुधान जो है ये निश्चर को ही कहा गया है डियर, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रात का पर्यायवाची बताना है। धाम, त्रियामा, अमी या पयस। तो जो रात्र का पर्यायवाची है डियर वो त्रियामा होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अमी आपको पता ही अमृत का है, पयस दूध का है, धाम जानते ही हैं आप, किसी धाम किसी यात्रा को कहा गया है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रीवा का पर्यायवाची बताइए। ग्रीवा, पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन। तो आपको पता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव। तो ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है डियर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम सही है, गर्दन। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, इधर उधर भागता ही रहता है, चलता रहता है, उसे हम यायावर कहते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। यायावर उसे कहते हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता बल्कि इधर उधर निरंतर भ्रमण की ओर लगा रहता है। जैसे अथातो, जिज्ञासा, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल शंकराचार्य की है, वो यायावर पर ही बेस्ड है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये थे 25 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न डियर। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार दमदारी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को दमदारी से। मिलेंगे जल्द ही हम आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।